नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सफलता के दौर पे यदि आप कठिन से कठिन मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही कम मार्क्स से रुक जाए या एक उदासी भरी, मायूसी भरी रिजल्ट को देखना पड़े। इससे अच्छा है कि जी जान लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए और सफलता को एक ही बार में अर्जित करिए। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो आपको हम टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे और आप नए चीज़ों से अपडेट होंगे। पिछले क्लास में यदि हम बात करें तो अभी तक का हम लोगों का 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेल्स का सेक्शन आपका पूरा हो चुका है, बिजनेस का सेक्शन पूरा हो चुका है। बैंकिंग और रेमिटेंसेस की बात करें अगर, तो बैंकिंग सेक्शन आपका पूरा हो चुका है। आज हम लोग 8th क्लास में यानी रेमिटेंस के बारे में जानेंगे। रेमिटेंस क्या होता है, पैसे का लेन देन कैसे होता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स क्लियर हो चुका है सबका। ईएमओ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आईएमटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफपीओ, एनपीएस, ईसीएस, इतने चीजें आज हमको कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा यहाँ पे आईपीपीवी का, वो 9th क्लास में उसको कवर करेंगे, पर आज हमको इतनी चीजें कवर करना है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, उसी को अच्छे से आप देख लेंगे तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको अच्छी तरह से obtain कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि सही से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ईएमओ सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ईएमओ, या इसमें आएंगे तो बात करेंगे मनी ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, मनी ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा मनी ऑर्डर होता है, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सा, एक होता है भेजने वाला, एक होता है पाने वाला। तो जो रेमिटर होता है उसको भेजने वाला बोलते हैं, जो मनी ऑर्डर को भेजता है पोस्ट ऑफिस में जाकर। और पेई जो होता है वो मनी ऑर्डर का पाने वाला होता है, वो पैसा पाने वाला होता है, उसको पेमेंट किया जाता है, वो भुगतान को प्राप्त करता है। छोटी सी भाषा में यदि हम मनी ऑर्डर के फॉर्म की चर्चा करें तो मनी ऑर्डर का फॉर्म MO8 होता है, जिसके लिए कुछ चार्ज पहले था विभाग द्वारा, 25 पैसे पर फॉर्म लिए जाते हैं। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई फॉर्म का चार्जेस आपका नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये मनी ऑर्डर सेंड किया जाता है, इसलिए विदाउट पेपर वर्क में इसको भेजते हैं, इसलिए ईएमओ का कोई भी चार्ज फॉर्म के लिए नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की। अभी किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमओ बोला जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि ईएमओ होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमको बुकिंग करना है, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह इसमें आएंगी। आज के डेट में जितने भी टाइप्स ऑफ मनी ऑर्डर्स थे सब ज्यादातर खत्म कर दिए गए हैं, चाहे वो फील्ड मनी ऑर्डर हो, चाहे सर्विस मनी ऑर्डर हो, चाहे वो आर्मी पोस्टल मनी ऑर्डर हो, चाहे वो बीएसएनएल मनी ऑर्डर हो, या वीपी मनी ऑर्डर हो, सीओडी, कुछ भी बहुत सारे मनी ऑर्डर्स थे सब मर्ज करके खत्म कर दिया गया है। केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बेस बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में सबको समाहित कर दिया, घुसेड़ घसा के रख दी। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को जानना है, उसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा IT 2.0 का अपडेट है, पुरानी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं उनको हम भी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे, पर ज्यादातर आपका जो अपडेटेड है वही सिलेबस है, वही पेपर में आएगा। और IT 2.0 का जो नया इंडिया पोस्ट का वेबसाइट है, वहां से सब चीजें आपको उठाकर यहाँ पे रखा जा रहा है और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में। तो ईएमओ इस प्रकार के मनी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा बुकिंग ऑफिस से पेइंग ऑफिस तक भेजे जाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पड़ा है। ठीक है, ईएमओ प्राप्त करने के लिए
पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट होना जरूरी है, अनिवार्य है। अब ईएमओ में कुछ चीजें होती हैं जिनको आप जान लीजिए, जनरल तौर पे है, पेपर में पूछता है। फुल फॉर्म जान ही गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक ईएमओ बुक करवाएंगे तो 18 डिजिट का एक पीएनआर नंबर मिलेगा। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? पीएनआर का नंबर मतलब फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें 18 डिजिट का पीएनआर होता है। 6 डिजिट में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 18। फर्स्ट जो 6 डिजिट होता है वो बुकिंग पोस्ट ऑफिस के कोड होता है। क्या होता है? जहां से आपका ईएमओ बुक हो रहा है उसका वो कोड इंगित करेगा। जो नेक्स्ट 6 डिजिट है वो डेट ऑफ बुकिंग को बताएगा, जैसे 5, 7, 90। ठीक है, इस तरह से 6 डिजिट का हो गया, डेट, मंथ और ईयर। लास्ट का जो 6 डिजिट है वो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज क्लियर हो गया? ईएमओ का कितने नंबर का पीएनआर जनरेट होता है? 3 अंक का जनरेट होता है। उसमें पीएनआर का फुल फॉर्म प्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। 6 डिजिट में 3 बार डिवाइड होता है। बुकिंग कोड होता है, फिर बुकिंग डेट होता है, फिर सीरियल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अभी रूल एंड रेगुलेशन 16 दिसंबर 2024 में जारी हुआ था, तो उसमें सबको हटाकर इन्होंने क्या किया, एक डोमेस्टिक मनी ऑर्डर का नाम रखा, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत सारी चीजें इसमें है, मर्ज करके एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। घरेलू मनी ऑर्डर या डोमेस्टिक मनी ऑर्डर, ये मनी ऑर्डर डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। मनी ऑर्डर क्या होता है? डाकघर द्वारा जो जारी किया गया एक आदेश होता है, जिसमें रेमिटर द्वारा या प्रेषक द्वारा उस व्यक्ति को धनराशि दिया जाता है जिसके नाम पे मनी ऑर्डर भेजा गया है। ठीक है, आमतौर पर ये मनी ऑर्डर का आपका परिभाषा है, डेफिनेशन है कि मनी ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। तो मनी ऑर्डर कुछ नहीं है, एक विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश है, बुकिंग पोस्ट ऑफिस द्वारा, जो भेजने वाला या रिमिटर के द्वारा जारी करवाया जाता है, और जो पेई है उसको मनी ऑर्डर का पेमेंट किया जाता है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ईएमओ की मैक्सिमम लिमिट अब केवल मनी ऑर्डर की पहले 5,000 थी, उससे बढ़कर 10,000 रुपए हो गया है सिंगल मनी ऑर्डर के लिए। इसमें 1 रुपए का अंश सम्मिलित नहीं करना है ना, बिहाफ ऑफ पार्ट 1 रुपीज को सम्मिलित नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी माह में व्यक्ति को रिटेल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाने वाली कुल रकम 25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी एक ऐसा महीना है, उस महीने के अंदर व्यक्ति को रिटेल मनी ऑर्डर के माध्यम से कोई रकम यदि प्राप्त होता है तो 25,000 से ज्यादा का वो रकम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मनी ऑर्डर में लगने वाले कमीशन को जानते हैं। तो प्रत्येक 20 रुपए में 1 रुपए का कमीशन लिया जाएगा, चाहे वो प्रत्येक 20 रुपए का हो या फिर चाहे उसके अंश का कुछ भी हो सकता है। अंश का मतलब कि यदि 21 रुपए का मनी ऑर्डर आप भेज रहे हैं तो आपको 2 रुपए लगेगा, 20 रुपए में 1 रुपए और 1 रुपए का 1 रुपए। यदि आप मान लीजिए 80 रुपए, 80 नहीं, मान लीजिए 85 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहे हैं तो 20 में इसको डिवाइड करिए, तो 20 चौक 80, तो 4 बार 1 रुपए हो गया कि नहीं? 1 + 1 + 1 1 + 1, और 5 रुपए का भी 1 ही रुपए लगेगा, क्योंकि 20 रुपए के अंश के लिए भी 1 ही रुपए का चार्ज लिया जाता है। इतना चीज क्लियर हो गया? आइए अब स्टार्ट करते हैं मनी ऑर्डर की चालू अवधि। मनी ऑर्डर की चालू अवधि यानी रनिंग पीरियड ऑफ मनी ऑर्डर। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जारी होने वाले महीने के बाद दूसरे महीने के अंतिम दिन तक वैध रहेगा। जैसे मान लीजिए जनवरी में 17 जनवरी को एमओ जारी हुआ है, तो ये मनी ऑर्डर जनवरी में जारी हुआ। ठीक है, कब जारी हुआ? जनवरी में। तो ये मनी ऑर्डर फरवरी में लास्ट उस महीने के अंतिम दिन के अंत तक, मतलब अगर ये 28 का महीना है तो 28वें तारीख को ये रात को 12 बजे तक वैध रहेगा। जो इसका रनिंग पीरियड है वो जारी होने वाले महीने से
उस डेट से, जारी होने वाले महीने से उसके अगले महीने के बाद, है ना, यानी दूसरे महीने के अंतिम दिन तक ये वैध रहेगा। मनी ऑर्डर की श्रेणियां, यदि हम कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली मनी ऑर्डर की दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? रिटेल मनी ऑर्डर और बल्क मनी ऑर्डर। रिटेल मनी ऑर्डर क्या होता है? जिसके अधीन देश के भीतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन भेजा जाता है। मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा सिंगल पर्सन को यदि मनी ऑर्डर भेजा जा रहा है तो वो रिटेल मनी ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रिटेल मनी ऑर्डर एक महीने में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 25,000 रुपए। अभी हम पढ़े हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। बल्क मनी ऑर्डर क्या होता है? बल्क मनी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, जो इसका कैटेगरी है मनी ऑर्डर का, तो एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों को भेज सकते हैं, कई व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को हम भेज सकते हैं। सर्विस मनी ऑर्डर में जिसके अधीन धन विभागीय या सरकारी प्रयोजनों के लिए भेजा जाएगा। किसमें? सर्विस मनी ऑर्डर में। ठीक है, तो ये चीजें होती है। कितने प्रकार के हो गए आपके कैटेगरीज मनी ऑर्डर की? दो कैटेगरी हो गई, रिटेल मनी ऑर्डर और बल्क मनी ऑर्डर। अब इतना तो मान लीजिए क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मनी ऑर्डर की बुकिंग कहां पे होगी? मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए रेमिटर द्वारा जो भेजने वाला है वो भरा हुआ फॉर्म, अपना मनी ऑर्डर फॉर्म जो आपका MO8 मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए तो चार्ज ही नहीं है। मनी ऑर्डर की रकम और देय कमीशन के साथ पहचान पत्र अपना लेके जाएगा और वहां पे अपना बुकिंग कार्यालय में मनी ऑर्डर को बुक कर दिया जाएगा। अब मनी ऑर्डर का जो प्रेषक है वो मनी ऑर्डर का प्रेषक डेट ऑफ बुकिंग से, मतलब जिस दिन मनी ऑर्डर की बुकिंग हो रही है उस दिन से 3 मंथ या 3 महीने के अंदर पेमेंट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का हकदार है। यानी यदि वो चाहे कि हमारा पेमेंट मनी ऑर्डर का हो चुका है, जिसको भेजे थे उसका हो गया है, उसका वो अगर सर्टिफिकेट लेना चाहे तो मनी ऑर्डर के डेट से, जिस डेट से उसकी बुकिंग हुई है उस डेट से लेकर 3 महीने के अंदर वो पेमेंट का सर्टिफिकेट ले सकता है कभी भी। अब मनी ऑर्डर का जो भुगतान होगा, तो मनी ऑर्डर का पेमेंट सबसे पहले तो पेई के पते पर किया जाएगा। पहले ऑप्शन में यदि पेई है, पाने वाला है, तो उसको दिया जाएगा। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा कोई व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत किया गया है जिसको मनी ऑर्डर प्राप्त होना था, तो उसको भी मनी ऑर्डर का पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, यदि मनी ऑर्डर का पेई पाने वाला अवयस्क या निरक्षर है या उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति उस धन प्राप्त करने का प्रमाण देने में असमर्थ है, जैसे वो मान लीजिए कि निरक्षर है तो भी, अवयस्क है 18 साल से कम है तो भी, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो कुछ चीजें अक्षत है, वो चीजों को नहीं समझता है ना, वो ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है जिससे कि उसको धन दिया जा सके, तो इस कंडीशन में भुगतान के लिए पेई की पहचान जो महानिदेशक है, DG हैं, उनके द्वारा समय समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित की जाएगी। जो महानिदेशक द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाएंगे उन नियम को, उन रूल को फॉलो करके उसके बाद ही उनको पेमेंट किया जाएगा। किस कंडीशन में? यदि कोई अनपढ़ है, अवयस्क है, शारीरिक या मानसिक रूप से वो अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी निर्देश महानिदेशक द्वारा दिए जाएंगे उसके अनुसार ही उस चीज का उनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक। रिडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है मनी ऑर्डर का पुनः निर्देशन। तो सबसे पहले तो पेई के अनुरोध पर, जिसको मनी ऑर्डर प्राप्त करना है उसके अनुरोध पर मनी ऑर्डर के पेई के किसी अन्य पते पर निःशुल्क भेजा जाएगा। जैसे कोई अगर मनी ऑर्डर पाने वाला है तो यदि वो अनुरोध करता है तो उसके दूसरे एड्रेस पर मनी ऑर्डर को निःशुल्क भेज दिया जाएगा, उसका कोई पैसा अलग से नहीं लगेगा। मनी ऑर्डर में पेई के नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट कमीशन के बराबर सेकंड कमीशन पे नाम में भी परिवर्तन हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। मनी ऑर्डर में पेई के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। पहले हो जाता था कि फर्स्ट कमीशन के दर पर सेकंड कमीशन ले लेते थे और मनी ऑर्डर के पेई का नाम चेंज कर दिया जाता था। कब तक?
जब तक कि मनी ऑर्डर का पेमेंट ना किया गया हो। ठीक है, यदि ऑप्शन में ऐसा रहता है, कुछ ऐसा होता है, तो उससे सोच समझकर ऑप्शन करना है। हम एमसीक्यू कराएंगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेमिटर के विशेष अनुरोध पर, यानी मनी ऑर्डर भेजने वाला है उसके विशेष अनुरोध पर, यदि पोस्टमैन को डाकघर द्वारा मनी ऑर्डर वितरण के लिए जारी ना किया गया हो, तो मनी ऑर्डर को निःशुल्क रोका जा सकता है। मनी ऑर्डर का देखिए, जैसे रेमिटर क्या किया, मनी ऑर्डर भेजने वाला है, यदि उसके द्वारा मनी ऑर्डर भेजा गया, जिस पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर का पेमेंट होना था, वहां पर विभाग द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा यदि मनी ऑर्डर का इशू नहीं किया गया है, उसको जारी नहीं किया गया है, पोस्टमैन को अभी तक नहीं दिया गया है, तो उस मनी ऑर्डर को निःशुल्क रोका जाएगा, उसका चार्ज अलग से नहीं लिया जाएगा, और वो मनी ऑर्डर रेमिटर को वापस कर दिया जाएगा। उसका जो मनी ऑर्डर था, यदि भेजने वाला चाहे तो अपना मनी ऑर्डर वापस ले सकता है। परंतु ऐसी स्थिति में मनी ऑर्डर रेमिटर को या भेजने वाले को केवल मनी ऑर्डर की राशि मिलेगी। बात समझ में आ रही है? कमीशन वापस नहीं किया जाएगा, कमीशन नहीं देंगे, कमीशन विभाग एक बार लग गया तो लग गया। चौथी चीज क्या होता है, यदि किसी कारणवश मनी ऑर्डर का पेमेंट पेई को ना हो पाया हो, तो केवल मूल राशि को ही रेमिटर को वापस की जाएगी, कमीशन वापस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि जो पेई है उसने मनी ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया किसी कारणवश, यदि उस एड्रेस पर मनी ऑर्डर पाने वाला है वो नहीं मिला, तो क्या हो गया, अनक्लेम्ड करके वापस हो जाएगा। उस कंडीशन में जो सेंडर का पैसा है, जो मनी ऑर्डर के तौर पर वो भेजा था, तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, बाकी उसका पैसा मनी ऑर्डर वाला सेंडर को मिल जाएगा, सेंडर यानी रेमिटर को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मनी ऑर्डर का डिटेंशन 7 दिन का हो सकता है, हो सकता नहीं होता, ये कितने दिन का, 7 दिनों तक। जैसे मान लीजिए कि कोई पेई है, वो अनुरोध करता है कि हम मनी ऑर्डर ले लेंगे, अभी नहीं है, 7 दिन तक हमारा होल्ड करके आप, विभाग बोलता है कि हम 7 दिन तक आपका मनी ऑर्डर होल्ड करके रखेंगे, पर जैसे 7वां दिन खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट डे यानी 8वें दिन हम मनी ऑर्डर को वापस कर देंगे। ठीक, और ये 7 दिन कब से माना जाएगा, जिस दिन से पेई को मनी ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है या भुगतान के लिए जब पोस्ट ऑफिस से भेज दिया जाता है। ठीक, उस दिन से मनी ऑर्डर की काउंटिंग चालू हो जाती है। 7 दिन तक विभाग बोलता है कि हम इसको डिटेन करके रख सकते हैं, आप लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो 8वें दिन हम इसको वापस कर देंगे। यदि मान लीजिए कि पेई की ही मृत्यु हो गई हो, यानी जो पाने वाला है उसको मृत्यु हो गई है उसकी किसी कारणवश, तो मनी ऑर्डर रेमिटर को वापस हो जाएगा। यदि मान लीजिए रेमिटर की भी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, तो मनी ऑर्डर की राशि रेमिटर के किसी कानूनी उत्तराधिकारी यानी उसके घर का जो कानूनी सदस्य होगा उसको मनी ऑर्डर का पेमेंट कर दिया जाएगा। पर विभाग किसी हालत में कमीशन वापस करने के इरादे से नहीं है, कमीशन विभाग वापस नहीं करेगा। ठीक है, बाकी मूल राशि वापस कर दी जाएगी। 8वें नंबर पे आते हैं, फॉरफीचर ऑफ मनी ऑर्डर अमाउंट, यानी मनी ऑर्डर राशि की जब्ती। कब जब्ती हो जाएगी, यदि मान लीजिए कि बुकिंग की तारीख से, जिस दिन से मनी ऑर्डर बुक किया गया है उस तारीख से 3 वर्ष से अधिक समय तक, यदि मान लीजिए उस बुकिंग की डेट से 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, तो उसका भुगतान अगर नहीं किया गया है तो मनी ऑर्डर की राशि या मूल जब्त कर लिया जाएगा, और उस अवधि के समाप्ति के बाद यानी 3 वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी राशि को भारत सरकार के राजस्व के रूप में माना जाएगा, वो केंद्र सरकार के खजाने में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका कब से कब तक का डेट होता है, फॉरफीचर का, राशि की जब्ती का, ये आपका होता है जारी होने वाले डेट से 3 वर्ष से अधिक समय तक। ठीक है, 3 वर्ष तक ही रहता है, जारी होने वाले डेट से 3 वर्ष तक रहेगा, जब उससे ज्यादा समय हो जाएगा तो आपका ये जब्त कर लिया जाएगा। इस डेट को याद रखिएगा, पूछता है। सस्पेंशन ऑफ मनी ऑर्डर, सेवा का निलंबन किसी विशेष डाकघर या डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर की सेवाओं को विशेष परिस्थितियों में सीपीएमजी द्वारा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा लिखित आदेश के तहत निलंबित किया जा सकता है, उसका सस्पेंशन किया जा सकता है। ठीक है, 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे आपका दिया गया है एक्सेंशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की देयता से छूट।
प्रेषक द्वारा पेयी का नाम और एड्रेस के कारण गलत या अपूर्ण जानकारी दिए जाने के कारण मनी ऑर्डर का गलत पेमेंट हो जाता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदारी नहीं ले सकता या विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आप गलत एड्रेस देते हैं, गलत नाम देते हैं, अपूर्ण पता देते हैं, किसी कारण बस दूसरे को पेमेंट हो गया तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। मनी ऑर्डर के पेमेंट होने के बाद डाकघर किसी भी अतिरिक्त दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इस तरह से यदि कोई ऐसा पेमेंट मनी ऑर्डर का हो जाता है तो उसके बाद विभाग बोलता है कि हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, आप सोच समझ के जो भी होगा डिटेल भरिएगा। ठीक है। 11 नंबर पे अनडिलीवर्ड मनी ऑर्डर या अपरिदत्त मनी ऑर्डर। ऐसे मनी ऑर्डर सेंडर को वापस कर दिए जाएंगे जो बिना किसी कमीशन के। हाँ, ऐसे मनी ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अनडिलीवर्ड है, अभी इसके पहले हम आपको बताए भी हैं, तो इस तरह के मनी ऑर्डर सेंडर को या रेमिटर को वापस कर दिए जाएंगे, परंतु उसका कमीशन रेमिटर को वापस नहीं किया जाएगा, बाकी मूल अमाउंट वापस हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइड मनी ऑर्डर पूछता है, रद्द मनी ऑर्डर क्या होता है, तो जब किसी कारण से जारी होने वाले महीने के बाद दूसरे महीने के अंत तक भी जारी होने वाले महीने की डेट से उसके बाद जो दूसरा महीना आता है उस महीने के अंत तक भी रेमिटर या पेई को मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जाता है, किसी कारणवश ना वो मनी ऑर्डर का भुगतान पेई को हो पाया है ना वो मनी ऑर्डर का भुगतान रेमिटर का हो पाया है, दो में से किसी को नहीं मिला, तो उसे जारी करने वाले कार्यालय द्वारा वॉइड मनी ऑर्डर मान लिया जाता है। बात समझ में आ गया? वॉइड मनी ऑर्डर क्या होता है, जो मनी ऑर्डर जारी हो रहा है जिस डेट से उस महीने के अगले महीने के अंत तक यदि मनी ऑर्डर का पेमेंट ना पेई को हो रहा है ना रेमिटर को हो रहा है तो आपका मनी ऑर्डर उस डेट के बाद बुकिंग कार्यालय से वॉइड मनी ऑर्डर उसको मान लिया जाएगा या रद्द मनी ऑर्डर या शून्य मनी ऑर्डर मान लिया जाएगा। ठीक है। 1 वर्ष बाद यह मूल्य केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा। कब चला जाएगा? 1 वर्ष बाद। यदि मान लीजिए किसी कारण बस अगर रेमिटर पेई आ जाता है, रेमिटर आ जाता है 1 वर्ष के अंदर, तो उसको जारी होने की तारीख से यदि 1 वर्ष के अंदर वो आ जाता है वापस किसी कारण बस मान लीजिए, है ना, तो रेमिटर का पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। उस कार्यालय के जहां से बुकिंग हुआ था लेखा अधिकारी द्वारा उसका पेमेंट उसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। अब ईएमओ आपका पूरा हो गया, मनी ऑर्डर के बारे में समझ लिए हैं। ठीक है, ये आपका ईएमओ हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा एक आईएमओ भी जान लेते हैं, इसको इंस्टेंट मनी ऑर्डर कहते हैं, त्वरित मनी ऑर्डर सेवा। तो आईएमओ भारत के अंदर तुरंत पैसा प्राप्त करने का एक सबसे उपयुक्त तरीका है। भारत के अंदर तुरंत पैसा प्राप्त करने का सबसे उचित तरीका है। यह एनआईसी के साथ, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप में काम करता है, कभी कभी पूछ लेता है। इसका जो लिमिट है वो 1000 से 50,000 तक है। आप 1000 से 50,000 तक आईएमओ के तहत पैसा भेज सकते हैं। आईएमओ में भी 16 डिजिट का ही नंबर जनरेट होता है। आईएमओ नंबर पेई को देखिए, जैसे रेमिटर है, रेमिटर ने क्या किया, आईएमओ बुक किया मान लीजिए 5000 का, ठीक है, तो 16 डिजिट का नंबर जारी हो गया। अब ये क्या होता था कि जो भेजने वाला है वो मैसेज करता था पाने वाले को, वो नंबर मैसेज करता था। अब ये मैसेज नंबर पाने वाला, ये 16 डिजिट का नंबर जब वो अपने यहाँ ऑफिस में जाके दिखाता था तो उसका आईएमओ पेमेंट हो जाता था, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, वो त्वरित सेवा तुरंत दिखाने पे काम उसका हो जाता था। ठीक है। अब ये सारी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, इसलिए तो ईएमओ सबकी जगह पे कर दिया गया है। इसमें क्या होता था कि 20,000 रुपए तक कैश में पेमेंट हो जाता था। इससे ऊपर का यदि ज्यादा बड़ा पेमेंट है तो चेक के माध्यम से पेमेंट किया जाता था। अब आईएमओ में लगने वाले कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यदि आप 1000 से 10,000 तक भेजते हैं तो 100 रुपए, 10,001 रुपए से 30,000 तक भेजते हैं तो 110 रुपए, और 30,001 रुपए से 50,000 तक भेजते हैं तो 120 रुपए का कमीशन लगता था। ठीक है। आईएमओ इस टाइम पे शायद चलन में नहीं है, फिर भी सिलेबस में था, तो इसको जानकारी लेना जरूरी है। पर अभी जो इंडिया पोस्ट का वेबसाइट है उसमें ये चीज को हटाया गया है, ये चीज नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। अब आते हैं इसमें आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ठीक है, आईएमटी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। आईएमओ का इंस्टेंट मनी ऑर्डर।
तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को पहले समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या होता था कि कुछ हमारे ऐसे विदेशी दोस्त थे, मित्र थे, कुछ भी बोलिए, पड़ोसी राज्य से आते हैं, पड़ोसी देश से, यदि उनको जैसे शिक्षा ही लेना हो, घूमने के उद्देश्य से आ गए, पढ़ने के उद्देश्य से आ गए, कोई ऐसा भ्रमण के माध्यम से आ गए, तो उनको तुरंत पैसा प्राप्त करने का एक ऐसा साधन होता था, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस बनाया गया, जिसके माध्यम से वो अपना पैसा मंगा सकते थे। ठीक है, ये केवल विदेश से पैसा भारत में मंगाने के लिए था, भारत से विदेश भेजने के लिए नहीं था। अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस जो है वो आईएफएस के बेस पर काम करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बेस पर ये काम करता है। ठीक है, आईएमटी जो है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है, वो किसके लिए था, ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आईएमटी के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की, आईएफएस की, मेन तो यही है। अब आईएमटी से 195 लगभग देशों से संचालित मनी ट्रांसफर की उत्तम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये सारी चीजें हम आपको बता ही दी हैं कि आईएमटी की जरूरत क्यों पड़ी, विदेशियों के लिए पड़ी जो यहाँ पढ़ते हैं, घूमने आते हैं, खासतौर पर उनको यदि पैसे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ तो लेन देन इंडियन रुपी में होगा, डॉलर में तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको वहां से पैसा मंगा के आप यहाँ से कन्वर्ट करके दे दिया जाता था। ठीक है, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। इसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली बोलते हैं। तो आईएफएस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। यह सेवा इंडिया पोस्ट की अपनी सेवा है। इंडिया पोस्ट की आईएफएस अपनी सिस्टम है, अपना सेवा है। करंट में आईएफएस सर्विस ला पोस्ट ग्रुप है ना, ला पोस्ट ग्रुप फ्रांस और यूएई के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। किसके किसके साथ? फ्रांस और यूएई के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। यह सर्विस ईएमओ द्वारा पोस्ट की जाती है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा प्राप्तकर्ता को मिलता है पैसा। दूसरी चीज, 20,000 तक का पेमेंट पोस्टमैन आईएफएस मनी ऑर्डर के तहत पोस्टमैन ही कर सकते हैं, उनको पेमेंट दे सकते हैं। इस समय 17,500 से ज्यादा डाकघर ऐसे हैं जो ईएमओ नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं। अब अदाता को या पेई को भारतीय रुपये में पूरी राशि मिल जाएगी। ठीक है, कितनी राशि तक का? 50,000 रुपए तक का प्रेषण नगद में किया जा सकता है। किसमें? आईएमटी में। आईएमटी के अंतर्गत आईएफएस में 50,000 की राशि का भुगतान नगद में किया जा सकता है। 50,000 से ऊपर की राशि को चेक के माध्यम से या यूएसडी डॉलर, अधिकतम कितना? 2500 यूएसडी डॉलर की सीमा के अधीन पेमेंट किया जा सकता है चेक के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें पूछने वाली बात क्या है? प्रश्न विभाग कैसे पूछता है प्रश्न कि आईएमटी की सर्विस किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो आईएफएस के माध्यम से। इसका लिमिट कितना है? कैश कितने रुपए तक का कैश दिया जा सकता है? कितने यूएसडी डॉलर की अधिकतम राशि प्रेषण की जा सकती है, मंगाई जा सकती है ना? ये सारी चीजें इसमें पूछता है। यह भी पूछता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिकतम एक साल में 30 ट्रांजैक्शन कर सकता है, 30 लेन देन वो कर सकता है। कोई भी विदेशी एक साल में भारत में आईएफएस के तहत 30 लेन देन कर सकता है, 30 बार पैसा वो मंगा सकता है। अब इसके लिए क्या है कि जो प्राप्त करता है, इसके लिए उसके पास एक वैध आईडी होना चाहिए, उसको साथ में लेके आना है। बेनिफिशियरी या उपभोक्ता को जिसको पैसा मिलना है वो मनी ऑर्डर नंबर दिया जाता है। यूएई के लिए 9 अंक का रहता है और फ्रांस के लिए 26 डिजिट का मनी ऑर्डर नंबर रहता है। ये बात समझ में आ गया? हमारा कहने का उद्देश्य ये था, बताने का उद्देश्य ये था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये आपका आईएमटी के अंतर्गत काम करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, जो भारत के कई देशों के साथ मिलकर ऐसा एक संलग्न ऐसी कोई चीज बनाया गया जिसके माध्यम से आईएफएस अपने इंडिया पोस्ट का है ना, इसके लिए ही ये बनाया गया था। और इसके जो लिमिट्स है ये भी पूछ लेता है कि किस ग्रुप के माध्यम से किस किस देश के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। ये सारी चीजें कभी कभी पूछ लेती है। ये भी पूछ लेता है
कि आईएमटी के तहत जो पैसा प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से मिलता है, तो ईएमओ द्वारा पोस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा पोस्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी ये लिमिट पूछता है 50,000 की लिमिट कैश में है कि कितने यूएसडी डॉलर है, कितने साल में कितने ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो 30 ईयर, एक साल में 30 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीजें विभाग द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब छोटा छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सब सुने हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग, है ना, कई दूसरे लोगों के माध्यम से भी सुनने को मिलता है म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई के गठन के साथ ये 1963 में म्यूचुअल फंड्स की स्थापना की गई थी। यूटीआई का फुल फॉर्म पूछता है। निवेशकों के पैसों को बाजार में सुरक्षित करने का काम सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। इसका फुल फॉर्म होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कम से कम 500 रुपए से म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट आप खोले जा सकते हैं, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने रुपए से? 500 रुपए से। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले। अब हम बात करेंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर की, यानी आईपीओ की। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, म्यूचुअल फंड से तो नहीं पूछा जाता, पर आईपीओ से पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि 10 रुपए से आईपीओ स्टार्ट होता है। 4 तरह के होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इस 4 तरह के इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ जारी किए जाते हैं विभाग द्वारा। कमीशन की बात करें तो 10 रुपए में 1 रुपए कमीशन लेगा, 20 रुपए के आईपीओ में 2 रुपए, 50 रुपए के आईपीओ में 5 रुपए और 100 रुपए के आईपीओ में 10 रुपए का कमीशन लेगा। ऐसा नहीं है कि 20 रुपए का आईपीओ है तो आप 20 रुपए देंगे, विभाग दे देगा, नहीं, 2 रुपए उसका कमीशन आपको देना पड़ेगा। कितने तरह के आईपीओ हो गए? 4 तरह के। कौन कौन से? 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। सभी में लगने वाला कमीशन 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए क्रमशः दिया गया है। इसको याद रखिएगा, पूछता है। दूसरी चीज, 100 रुपए के डिवीजन से ज्यादा बढ़े हुए पोस्टल ऑर्डर में अधिकतम 3 से 4 स्टैंप्स लगाए जा सकते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यदि मान लीजिए कि हमारा आईपीओ हमको चाहिए कि 100 रुपए के डिवीजन से ज्यादा हमको चाहिए, तो आपको उसके एवज में पैसे का जो पेमेंट करेंगे तो आपको उसके पीछे स्टैंप लगाना पड़ेगा। तो कितने स्टैंप लगा सकते हैं? कि 3 से 4 स्टैंप आप लगा सकते हैं मैक्सिमम, पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, अब 10 रुपए के लिए इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ जारी किया जा सकता है। केवल जो 10 रुपए के लिए है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ जारी कर सकते हैं। किसके लिए? 10 रुपए आईपीओ के लिए। ध्यान रखिएगा, ये इस बार पूछेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है आईपीओ की मुद्रा अवधि, तो उसके पैसे की अवधि। तो जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 महीने तक प्रस्तुत करने पर आईपीओ का पेमेंट दूसरे कमीशन के बिना ही किया जा सकता है। कब से कब तक? जारी होने वाला जो महीना है उसके अंतिम दिन से 24 महीने तक। ध्यान में रखिएगा, आईपीओ का पेमेंट आप कभी भी करवा सकते हैं बिना किसी कमीशन के। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस पर दूसरा कमीशन लागू हो जाएगा, जो कि आईपीओ के पीछे चिपकाए गए डाक टिकट या नगद रसीद के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। मतलब समझिएगा इसको थोड़ा सा। जो आईपीओ को कैश करवाने का बात कर रहा है, तो आप जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 महीने के अंदर उस आईपीओ को आप कैश में करवा सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यदि ऐसा कभी मान लीजिए कि नहीं हो पाया, तो आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा। और उस कमीशन का जो पेमेंट करना है, तो आईपीओ के पीछे क्या करेंगे? डाक टिकट लगाएंगे। 3 से 4 वो बोला था ना, हाँ, डाक टिकट लगाएंगे या नकद में रसीद के माध्यम से उसका आपको कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? यही चीज है यहाँ पे। आईपीओ का रिकवरी, आईपीओ के जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 36 महीने के बाद आईपीओ का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए, जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 महीने के अंदर यदि आप जाते हैं तो बिना किसी कमीशन के पेमेंट हो जाएगा। 24 महीने बाद यदि आप जाते हैं और 36 महीने के अंदर यदि आप जाते हैं तो उसका सेकंड कमीशन पर आपको क्या करेंगे?
भुगतान कर दिया जाएगा और उस कमीशन का जो भुगतान है वो आईपीओ के पीछे स्टैंप लगाकर या किसी रसीद के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। 36 महीने के बाद यदि आप जाते हैं तो आईपीओ का पेमेंट नहीं किया जाएगा, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अब आईपीओ का पुनर्भुगतान। आईपीओ का जो क्रेता है, खरीदने वाला है, जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 महीने के अंदर जहां से आईपीओ खरीदा था उसके मूल्य वर्ग का पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकता है, परंतु उस पर लगने वाले कमीशन, जो पहले से कमीशन लगा था, तो कमीशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि हम ही ने मान लीजिए कि आपने आईपीओ जारी करवाया। ठीक है, आप गए और 100 रुपए का आईपीओ आप लेके आए, तो 100 रुपए में सीधी बात है कि 110 रुपए आपसे लेंगे, तभी 100 रुपए का आईपीओ देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि इसको हम नए डेट में जारी करवा लें, तो 24 महीने के जारी होने वाले तारीख से महीने के अंतिम दिन से, जो इस महीने को जारी हो रहा है आईपीओ, उसके महीने के अंतिम दिन से 24 महीने के अंदर यदि आप जाते हैं डाक खाना में जहां से आपको आईपीओ जारी हुआ था, जिस पोस्ट ऑफिस से, आप वहां पे दूसरा आईपीओ ले सकते हैं, नए डेट के साथ ले सकते हैं, पर जो आप 10 रुपए कमीशन दिए थे 100 रुपए में ना, ये पेमेंट आपका नहीं माना जाएगा, 100 रुपए आपका मान लिया जाएगा और नया डेट आपको छाप के दे दिया जाएगा। ठीक है। अब 5वें में आते हैं बैंक के माध्यम से भुगतान। यदि आईपीओ का पेमेंट बैंक के माध्यम से करना है तो ये ऐसा होता है कि जैसे किसी आईपीओ पर मान लीजिए कि रेखांकित कर दिया गया है, किसी आईपीओ पर क्रॉस करके बैंक को रेखांकित कर दिया गया है, तो उसका पेमेंट केवल बैंक के माध्यम से ही होगा, और यदि बैंक का नाम भी उसमें आपने जोड़ दिया है तो उसका भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से होगा। ठीक है, ये रहा आपका बैंक के माध्यम से आईपीओ का भुगतान। छठवां चीज, कटे फटे आईपीओ। ऐसे आईपीओ जो कटे फिटे हों, विकृत हों, अनिश्चित हों, ऐसे आईपीओ का पेमेंट बोलता है कि विभाग स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वो फिर इनवैलिड माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आईपीओ के संबंधित जितने भी प्रश्न है यहां से बनेंगे, देखिएगा, क्योंकि ये नया अपडेटेड है, हर चीज आपको नया अपडेटेड बता रहे हैं, पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है। फील्ड पोस्टल ऑर्डर को समझ लीजिए थोड़ा सा। फील्ड पोस्टल ऑर्डर आर्म्ड फोर्स पर्सनल द्वारा आर्मी पोस्ट ऑफिस में पैसा भेजने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो हैं उनको आर्मी पोस्ट ऑफिस में पैसा भेजने के लिए ये सुविधा दिया गया था। 2000 के अमाउंट पे 30 रुपए कमीशन, 3000 के अमाउंट पे 30 रुपए कमीशन, 5000 के अमाउंट पे 50 रुपए, 10,000 पे 60 रुपए, 15,000 पे 80 रुपए और 20,000 के अमाउंट पर 90 रुपए का कमीशन लिया जाता था। ठीक है, यानी फील्ड पोस्टल ऑर्डर का जो लिमिट है वो 2000 से 20,000 रुपए तक था। ठीक है, अब सब कुछ चेंज करके सीधे बात आएंगे तो ईएमओ कर दिया गया है। अब एक और चीज आपकी बचती है लास्ट में, हाँ, इसको देखिएगा। इसके बाद फील्ड पोस्टल ऑर्डर हो गया। एनपीएस, एनपीएस के बारे में जानेंगे। जो ईसीएस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ये बैंक से रिलेटेड है, इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ईसीएस के बारे में थोड़ा बहुत तो सभी लोग को पता होगा, पर इसका हम आपको अलग से पीडीएफ में देंगे, है ना। जरूरी नहीं है, पर उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा शब्दों में नहीं है। नेशनल पेंशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो सबसे पहले तो एनपीएस पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, इसको भी कई बार पूछा गया है। एनपीएस में एज क्या होनी चाहिए? 18 से 70 साल का कोई व्यक्ति है एनपीएस का लाभ ले सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी 60% पैसा निकाल सकता है और बचे हुए 40% को वो पेंशन के रूप में चली जाती है। ये किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है। 60 वर्ष बाद ऐसा होता है। एनपीएस की यदि हम बात करें टाइप्स की, तो एनपीएस सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, दो तरह का होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट में क्या होता है पहले समझते हैं। यह एक प्रतिबंधित निकासी खाता होता है। प्रतिबंधित मतलब होता है कि टीयर 1 में आप पैसा डालते जाइए, आप बीच में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पड़ा है तो पड़ा रहेगा, फिर उसके मेन टाइम आएगा तभी आप निकाल पाएंगे। टीयर 1 के लिए योगदान कम से कम 500 रुपए है और खाता खोलते समय और उसके बाद के सभी लेन देन के लिए 500 रुपए मिनिमम है।
प्रतिवर्ष न्यूनतम योगदान आपको 1000 एनपीएस में डालना है, टीयर 1 के जो अकाउंट खुलेंगे उसमें, शुल्क और करों को इसमें छोड़कर। इसमें जो लगने वाला टैक्स है उसको छोड़कर बात करें तो 1000 रुपए का मिनिमम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका खाता 500 रुपए से टीयर 1 का अकाउंट खुल जाएगा। एक वर्ष में अंशदान की न्यूनतम संख्या 1 है, कम से कम एक अंशदान आपको मतलब 1000 का देना पड़ेगा। यदि आप किसी कारणवश एक वर्ष में 1000 से कम योगदान करते हैं तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। टीयर 1 का खाते को पुनः सक्रिय कर सकते हैं आप, पर उसके लिए मिनिमम कम से कम 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? और बिल्कुल जमा ना होने पर टीयर 1 में यदि एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है 1000 का तो आपका खाता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा पूरी तरह से। पहले तो फ्रीज होगा, 1000 से कम जमा करेंगे तो फ्रीज होगा, आप बिल्कुल ही नहीं जमा करते हैं पूरे साल में तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ये किसके लिए है? ये टीयर 1 अकाउंट के लिए है। एनपीएस के टीयर 1 का जो अकाउंट है उसके लिए है, मिनिमम 500 से खुलेगा। दूसरी चीज, प्रतिवर्ष कम से कम 1000 जमा होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन कम से कम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका खाता पहले फ्रीज होगा, उसका चार्ज 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बाद में यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जमा करते तो आपका खाता 1 साल बाद बंद हो जाएगा। बात करेंगे टीयर 2 की, एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट की, तो यह एक स्वैच्छिक बचत खाता सुविधा होता है। दूसरी चीज, आवेदक क्या है, जब चाहे तब इससे अपनी बचत राशि निकाल सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, आजाद है, फ्री है। खाता खोलते समय 1000 रुपए से कम डिपॉजिट होगा तथा बाद में सभी लेन देन के लिए मिनिमम 250 रुपए का इसमें लेन देन का अमाउंट फिक्स किया गया है। मिनिमम जमा राशि की बात करें तो कोई आवश्यक ऐसा नहीं है, और मैक्सिमम जमा राशि की बात करें तो इसकी कोई ऐसी खास लिमिट नहीं है। कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको मैक्सिमम इतने अमाउंट जमा करना पड़ेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम जमा अमाउंट भी कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, मगर बेसिक खाता खुलते समय आपको 1000 से खाता खुलवाना पड़ेगा। आते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस में। एनपीएस का जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसमें आएंगे तो रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपए चार्ज है, योगदान प्रभार का 30 रुपए है, ऑल सर्विस चार्ज 30 रुपए है, और निकासी के लिए सभी टाइप के निकासी अगर करते हैं आप तो 125 रुपए का चार्ज दिया जाएगा। इसमें विदाउट टैक्स दिया गया है, विदाउट टैक्स है ट्रांजेक्शन चार्जेस में। टैक्स इसका अलग से लगेगा, जो भी जीएसटी होगा वो अलग से लगेगा, ये चीज बताया गया। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका एनपीएस। तो यहां से मित्रों आपका 8th नंबर का क्लास खत्म होता है, क्योंकि इसमें हम लोग 7th नंबर में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में पिछले क्लास में समझ चुके थे। आज आपका बचा हुआ था रेमिटेंस, इसी को तो बोलते हैं रेमिटेंस, है ना? यानी रेमिटेंस यानी पैसे का लेन देन। तो ईएमओ, आईएमटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफपीएस और एनपीएस, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईपीपीवी के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा क्लास है उसका लेके आएंगे। उसके बाद जो भी है इंश्योरेंस और स्टैम्प्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कुल मिला के आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ये लगभग 11 क्लास तक जाएगा। 11 लेक्चर में इसको हमको धीरे धीरे पूरा करना है। ठीक है, और अच्छे से पूरा करना है, नए अपडेट के साथ पूरा करना है। ठीक है, बाकी यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपका एमसीक्यू के तौर पर क्विज वैसे भी पेश किया जाता है जो टोटली फ्री है। और हो सके तो अपने सभी दोस्तों को भी, यदि क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया करिए, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए, इससे वो भी इस चीज का लाभ ले सके। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।